वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, मुझे बीच में थोड़ा सा कोल्ड हो गया था तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। और जो मेरा स्टोरी चल रहा है लॉस्ट यू इन द डार्क, उसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। पर उससे पहले आप लोग इस स्टोरी पे ध्यान दो। वो हिस्टोरिकल है और ये एक मॉडर्न है। मैं साथ में दोनों स्टोरीज़ को रन करूँगी और कोशिश करूँगी कि दोनों को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकूँ। एंड बाकी तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एंड कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, आई डोंट केयर। चलो तो फिर आज की सुपर हिट्स स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप देखोगे एक इतना ज़्यादा हटी, ज़िद्दी और चिड़चिड़ा या कहो बहुत प्यारा, मासूम, अच्छी सोच रखने वाला, समझदार, सुंदर, सुशील ओमेगा जो शादी करने से इनकार कर रहा है। उसमें है कि उसे शादी नहीं करनी है। शादी के बाद हर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या पता उसकी ज़िंदगी की शुरुआत ही शादी से हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे ही ओमेगा की एक खूबसूरत सी कहानी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? एक बात बताओ, शादी करने से होगा ही क्या? अभी मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी अपने साथ रखे हुए हूँ। मॉम, डैड, आप दोनों बताओ। मेरे भाई ने आप दोनों को घर से निकाल दिया, इसके बावजूद मैंने आपको यहाँ रखा है। मैं कोई एहसान नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कर ही नहीं सकता ये तो। लेकिन आप इतना तो समझिए कि अगर मेरा मन नहीं है तो मैं क्यों ही शादी करूँ? इच्छा भी तो कोई चीज़ होती है ना। और मुझे आज, कल, परसों, ज़िंदगी में कभी भी फ्यूचर में शादी करने की इच्छा नहीं होगी। मैंने बहुत फेल मैरिजेस देखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दोनों ये झगड़ते रहते हो चूहे बिल्लू की तरह। दोनों ऐसे लगते हो मान लो एक को एक मार डालना चाहता हो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जीना चाहते हैं। मैंने इतनी सारी फेल्ड मैरिजेस देखी हैं कि मेरा शादी के नाम से ना मन ही भर गया है। मुझे कोई इच्छा नहीं है शादी करने की। और आप ना बस इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कीजिए। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक बूढ़ा इंसान जो कि विंग से काफ़ी एजेड था, जिसके बाल एकदम सफ़ेद हो रखे हैं और वो उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी आ चुकी हैं। वो कहता है, पर तुम एक बात तो सोचो ना विंग, हम लोग कितने ही समय तक तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी माँ, मैं, हम लोग कितने समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे? एक समय के बाद तुम्हें अकेला महसूस होने लगेगा। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी कर लो। क्या बकवास है, मुझे क्यों अकेला फील होगा? इतने सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं डैड मेरे, और वो मेरे साथ मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हैं। ऑल राइट, अगर आपको शादी कराने की कितनी इच्छा है ना, ऑल राइट, एक ओमेगा को पकड़ के लेके आइए और मैं उससे शादी कर लूँगा आज, अभी, इसी वक्त। मैं साइन भी करने को तैयार हूँ। किसी चाइनीज़ रिचुअल से किसी चर्च में जा कर के वहाँ पर मैं बोझ लेने के लिए तैयार हूँ, कस्में खाने के लिए तैयार हूँ। लेकर आइए एक ओमेगा को, मैं उससे शादी करने के लिए आज ही रेडी हूँ। वहाँ खड़ी हुई औरत जो कहती है, बेटा ऐसा नहीं होता है, शादी अल्फ़ा और ओमेगा के बीच होती है, दो ओमेगा के बीच नहीं होती है। विंग बोलता है, क्यों नहीं होती है? ये भी तो हमने ही बनाया है। क्या हम लोगों ने ये नहीं कहा कि एक ओमेगा और एक अल्फ़ा ही शादी कर सकते हैं? वो क्यों कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, एकदम फ्रैंकली बताइए। ये मत सोचिए कि मैं आपका बेटा हूँ इसलिए आप मेरे सामने कोई पर्दा लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अपने शब्दों को आप बिल्कुल कम काबू मत कीजिए। जो आपके मन में आ रहा है आप बोलिए, क्यों एक ओमेगा और एक अल्फ़ा ही शादी करते हैं? बोलिए। उसके माता पिता अब अपना सर झुका के खड़े हो गए, क्योंकि उनके इस नालायक बेटे को समझा पाना बहुत मुश्किल है। हर एक सवाल का जवाब इसके पास रखा होता है, चाहे वो कोई भी तर्क क्यों ना हो। इसके पास उसके उल्टे में, उसके जवाब में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। सच में वो लोग परेशान हैं अपने इस बेटे से। वो चाहते हैं, उनके अपने कुछ अरमान हैं अपने बेटे की शादी करने के। और वैसे भी इस समाज में ओमेगा को अकेले रहना, नहीं ना ना ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सोसाइटी उसे सही से जीने भी नहीं देती है, ताने मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देती है। अभी तो उसके माता पिता इसके साथ रह रहे हैं, जब नहीं होंगे तब क्या होगा बेचारे का? उसके पास कोई भी नहीं होगा गले लगा कर रोने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, अपने मन में जो है वो बताने के लिए, और किसी से बस खुलकर उसके सामने समाने के लिए कोई भी साथ नहीं होगा इसके। ये बेवकूफ़ समझता क्यों नहीं है? पर क्या करें, विंग का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से वो शादी से बहुत ज़्यादा दूर भागता है, और उसका रीज़न वैलिड भी है। विंग,
जो वहाँ से सीधा निकल जाता है, अपनी कार लेता है और ड्राइविंग करते हुए जाने लगता है। उसकी गाड़ी बहुत तेज़ी से साथ चल रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 बहुत। अभी उसे अपने मेडिसिन की ज़रूरत है और उसकी मेडिसिन उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिसके पास वो अभी दौड़ कर जाएगा और उसे हग करेगा और उसको सब कुछ बता देगा कि फिर से आज उसके मॉम डैड ने उससे साथ में झगड़ा किया है शादी की वजह से। वो उसकी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, जबकि विंग किसी से शादी करने का कि मूड में है ही नहीं। हाँ, इसी वजह से विंग जो अपनी कार को ज़ोर से तेज़ी से रफ्तार से भगाते हुए पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर। वहां पहुंच करके वो डोरबेल को इतनी बार बजाता है कि बेचारे अंदर रहने वाले लोगों के कान में जैसे तूफान आ गया होगा। सब लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया होगा, क्योंकि उनको पता है इतनी डोरबेल कब बजती है, जब उनके घर में उनके दामाद का एक लौता बेस्ट फ्रेंड या कहो आफत की पुड़िया दमक जाती है, और वो है वी उशियान। बाहर दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही विंग सामने वाले इंसान को देखता है, कहता है, मेरा दोस्त कहाँ है? तुमने क्यों दरवाज़ा खोला है? आज के दिन में तुम मेरे दोस्त को चैन से नहीं जीने दोगे ना? आज के दिन में तुम लोगों ने मिलकर के उसे नौकर बनाया होगा। कहाँ है मेरा दोस्त? हटो सामने से। उस इंसान को विंग धक्का देते हुए अंदर चला जाता है। यह बहुत रूड था, सच में बहुत रूड था, पर सब लोगों को आदत हो चुकी है इस इंसान के इतने बदतर बिहेवियर की। ये विंग के बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन का घर है, उसके इन लॉस का घर है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड, अपनी मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ के साथ रहता है। बेचारा नी हुसैन हर संडे टू संडे पिस जाया करता है। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम मुझे समय दो, और उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जाए भाड़ में, तुम पहले मेरी सुनो। बेचारा नी हुसैन जो अंदर से आता है वो कहता है, वी आज भी तुम आ गए। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है हुसैन? मैं तुम्हारे घर जब मेरा मन दुखी हो तब मैं आ भी नहीं सकता? तुम्हारी दोस्ती बस इतने ही समय की नहीं थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना इस खड़ूस इंसान से, तब से तुम मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो। मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें पता भी है। तभी उसका हस्बैंड आई रोल करते हुए आता है और बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाओ तुम, और हाँ, उस पर चिल्लाना बंद करो, उसकी हालत वैसे बहुत ख़राब है। ख़राब हो भी क्यों ना, विंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने इसको प्रेग्नेंट कर दिया है, अब वो उसकी हालत ख़राब होगी क्यों नहीं होगी? मेरा दोस्त बेचारा सही से चल भी नहीं पाता है। हुसैन तुम बैठ जाओ, हम बैठ कर बहुत सारी बातें करते हैं। मेरा मूड बहुत ऑफ है, सच में, लिटरली। आज फिर से तभी जो नी हुसैन का हस्बैंड है वो विंग के साथ बोलता है, आज फिर से मेरे ऊपर शादी के लिए दबाव बनाया गया। मेरे मॉम डैड ने आकर के मुझसे सिंपली बोल दिया कि तुम्हें शादी करनी है। जो खिलखिला के हंस पड़ा, क्योंकि उसके हस्बैंड की ये आदत उसे बहुत पसंद है। जब भी विंग आता है तो उसका हस्बैंड विंग की एक्टिंग करने लगता है और विंग इस बात से चिढ़ जाया करता है। आज भी वही हुआ। विंग इतना चिढ़ गया कि वो उठा और नी हुसैन के हस्बैंड की तरफ बढ़ते हुए बोला, यू डैम अल्फा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉपी करने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हें ना मैं यहाँ खड़े खड़े गायब करवा सकता हूँ। वो तो तुम इसके हस्बैंड हो, इसलिए बचे हुए अब तक, वरना मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं देता। आज तक तुम यहाँ रह ही नहीं पाते, इतना मुझसे उलझने के बाद। तभी नी हुसैन का हस्बैंड नी हुसैन के पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हारा ये पागल दोस्त मुझे नहीं लगता जल्दी जाने वाला है। तुम मुझे बताओ तुम क्या खाओगे, और मैं इसके लिए कुछ इसके पसंद का बना के लेकर आता हूँ। हुसैन बोलता है बहुत ही प्यार से, मुझे ना कुछ जापानीज़ खाने का मन कर रहा है। तुम कुछ तीखा चटपटा सा कुछ अच्छा सा जापानीज़ बना दो। नी हुसैन का हस्बैंड, जिसका नाम है मो शेन्यू, बोलता है, क्या खाना है बेबी, तुम मुझे बताओ तो मैं सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगे तुरंत तुम्हारे लिए हासिल हो जाएगा। विंग जो उल्टी करने वाला मुंह बना रहा था, हुसैन जिसने कहा, विंग अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम मत आया करो संडे के दिन। एक ही तो दिन मिलता है मेरे हस्बैंड को मेरे साथ बिताने के लिए, उस दिन भी आकर के तुम यहाँ धमक जाते हो। मुझे कुछ तो प्राइवेसी दिया करो, कुछ तो मेरी प्राइवेट लाइफ का ख्याल रखा करो। विंग कहता है, नो चांस हुसैन, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मुझे कोई नहीं मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे, और तुम्हारी शादी हो भी गई ना तो तुम उसे डाइवोर्स दे दोगे, और अगर तुम्हें बच्चे हुए तो हम दोनों उसको साथ में पाल लेंगे, सिंपली। तो मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। सो भुगतो अब, तुम्हारी के का फल है ये। हुसैन मुंह बना लेता है, उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे अब, क्योंकि सच में वो चाहता है अपने हस्बैंड के साथ में कुछ टाइम बिताना, पर ये विंग का बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझता है।
हालांकि हुसैन जानता है ये बात बहुत अच्छे से कि विंग यहाँ बस हुसैन से मिलने के लिए आया करता है, थोड़ा उसे एंटरटेन करने के लिए आया करता है। पर कभी कभी एंटरटेनमेंट के चक्कर में हुसैन के इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिना किसी बात के रोने लगता है। और आज भी वही हो रहा था। विंग जो कहता है, अरे 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 तुम रो क्यों रहे हो, मैं चला जाता हूँ अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो। तभी मोशन्यू कहता है, नहीं नहीं विंग, तुम मत जाओ, बैठो। हुसैन, वो तुम्हारा दोस्त है, तुमसे मिलने आया है। मैं मानता हूँ कि वो हर संडे आकर के हम दोनों को डिस्टर्ब करता है, पर तुम ही कहते हो ना तुम्हें अच्छा लगता है जब वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना। हुसैन जिसने कहा, पर इसे समझना चाहिए ना, कभी कभी तो मुझे प्राइवेसी चाहिए। विंग खड़ा हो गया, उसने कहा, ओके ओके ओके, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। लिटरली मेरा मूड बहुत ऑफ था, पर यहाँ आकर एकदम लाइट हो गया। तुम दोनों का इतना लविंग नेचर देख करके मेरा मन कहीं ना कहीं पिघल जाता है कि मैं एक बार शादी के लिए ट्राई करूं। फिर जैसे ही मैं बाकी लोगों की मैरिजेस देखता हूँ जो कि एकदम फ्लॉप हैं, मन उड़ जाता है मेरा शादी के नाम से। हुसैन कहता है, विंग अगर तू कहे तो मेरे लिए मैं लड़का ढूंढूं या लड़की ढूंढूं। विंग कहता है, नो थैंक्स बडी, यू एन्जॉय योर लाइफ विथ योर बिलव्ड हस्बैंड। मुझे इन सब चीज़ों में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, शादी एक तरीके का 50-50 गेम होता है। 50% वो सही जा सकती है और 50% गलत भी जा सकती है। और तुमसे किसने कहा कि अगर तुम मुझे कोई लड़का या लड़की ढूंढ कर दोगे तो हम दोनों की मैरिज सक्सेसफुल रहेगी? ये नहीं होता है। देखो, मेरी सोच बहुत अलग है। जितना मैं खुद को जानता हूँ, मैं किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकता, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। जो चीज़ मुझे करना है वो करना है। अब चाहे कोई मुझसे मना करे तो मैं मानूंगा नहीं। और तुम्हें पता है शादी के बाद कितनी पाबंदियाँ आती हैं एक ओमेगा पर। उसे कहीं जाना हो तो पूछ कर जाना होता है, अपने दोस्तों से मिलना हो तो बताना होता है, खाने के लिए भी पूछना होता है। और सबसे बड़ी मुसीबत होते हैं बच्चे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे दूसरे के ही अच्छे, अपने खुद के तो शैतान होते हैं, शैतान। इसलिए ना मुझसे इन सब चोचलों को बिल्कुल दूर रखो। हुसैन बस हंसने लगता है कि विंग की सोच कितनी बचकानी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें लोग अगर अपनी मर्ज़ी से आए तो वो बहुत शानदार रहता है। अगर अपनी बिना मर्ज़ी के भी आए तो अगर और वो थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वो रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। पर विंग को कौन समझाए, विंग समझने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। एक तर्क का वितर्क करने में वो एक्सपर्ट है, ऐसा कह सकते हैं। इस सब चीज़ों में उसने PhD जो कर रखी है, PhD इन लॉ, तो बेसी बात है, उसे हरा पाना नामुमकिन जैसा है। खैर, विंग वहाँ से निकल जाता है बाय बोलते हुए। ब्रेकफास्ट के लिए वो बोल देता है कि वो बाहर ही करेगा। हुसैन के आंसू के तले दबना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर ये दोबारा रोने लगा मोटा तो वो कैसे शांत करेगा इसे। विंग ने मोटा नहीं हुसैन को कहा था, क्योंकि वो खा खा के बहुत मोटा हो गया है। जाते जाते विंग ने ये भी कहा कि थोड़ा कम खाना, बेचारे मोशन्यू के लिए भी कुछ बचने देना, वरना वो तो भूखा ही मर जाएगा। हुसैन ने एक चप्पल उठाकर उसको खींच के मारी थी और विंग भागता चला गया। इन जैसी दोस्ती आजकल के टाइम पर मिल नहीं सकती। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को थोड़ा सा कुछ गलत भी बोल दे तो वो दोस्त अपने दिल पर वो बात ब्ले करके ज़िंदगी भर के बैठ जाता है और कभी भी उसके पास वापस लौट कर नहीं जाता है। दूसरे के एफ़र्ट्स, दूसरे की बात करने का तरीका दूसरे को छोड़ ही देना होता है। पर उन दोनों की दोस्ती एकदम अलग है, एकदम हटकर। 10 लड़ाई हो जाएंगी, 10 दिन तक बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे की परवाह ज़रूर करेंगे। चलो, तो हम अपने विंग पर फिर से वापस आ जाते हैं, जो कि अब निकल चुका है अपने संडे स्पेशल डेट पर। ऑफ कोर्स डेट, झटका लगा ना, पर ये किसी अल्फ़ा के साथ डेट नहीं है, ना ही किसी बीटा के साथ है और ना ही किसी ओमेगा के साथ। ये डेट तो उसकी खुद के साथ है। विंग का मानना है कि अगर हम खुद के साथ डेट पर जा सकते हैं, खुद के साथ बैठकर 2 पल खुशी से गुजार सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, खुद को खुश रखने के लिए प्रेजेंट दे सकते हैं और खुद के साथ डेट पर जा सकते हैं, ऑफ कोर्स वी लव आवरसेल्फ। हम खुद से बहुत प्यार कर सकते हैं, और जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है वो अपने आसपास उन लोगों से भी बहुत प्यार करेगा जो उससे प्यार करते हैं। विंग की यही सोच विंग को सबसे जुदा कर देती है, अलग बनाती है, और विंग को ऐसा करते हुए अच्छा लगता है। तो विंग निकल चुका था अपनी सेल्फ डेट पर।
जहाँ पर सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पर अपनी पसंद का काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है और कुछ खाता है और बाकी सारा पैक कराता है। इसके बाद में वो चला जाता है एक गरीब बस्ती में, जहाँ पर जाना उसे अक्सर पसंद आता है। वो यहाँ हर हफ्ते आया करता है, कुछ पल बच्चों के साथ गुजारा करता है। उसे बच्चे नहीं पसंद हैं खुद के, पर दूसरों के बहुत पसंद है। हालांकि उसने सोचा था एक टाइम पर कि जब वो 28 ईयर का हो जाएगा तो वो एक चाइल्ड अडॉप्ट करेगा, पर यह प्लान फेल हो गया। इसके रीज़न उसके पास खुद हैं। वो बच्चा नहीं संभाल सकता है, उसके बस की बात नहीं है। वो ये चीज़ समझ चुका है, तो क्यों ना अनाथ आश्रम में आकर के बस्ती में ये बच्चे घूम रहे हैं ना, इनके साथ ही समय बिता लिया जाए। तो विंग यहाँ आया है काफ़ी सारा फूड आइटम लेकर। उनके साथ बैठ करके उनके प्लेट से कभी छीन कर खाता है तो कभी अपनी प्लेट उन लोगों से चुराता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा ज़रूर मैं खा सकता हूँ। बच्चों के साथ मस्ती करते हुए विंग पूरी तरीके से बच्चा बन जाता है। इसके चलते उसके कपड़े भी पूरी तरीके से मैस्ड अप हो गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद वो लोग धूल मिट्टी में खेल भी रहे थे, जो विंग को बहुत पसंद आया। काफ़ी सारे गेम्स खेलने के बाद में फाइनली विंग अपनी कार की तरफ जाता है और कहता है बाय बाय बडीज़, नेक्स्ट संडे मिलते हैं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। विगा नेक्स्ट संडे तुम लोगों से मिलने पक्का आएंगे, ओके बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना हाँ, और मेरी तरह बनना। सारे बच्चे बोलते हैं हाँ गग्गा हम आपकी तरह ही बनेंगे। विंग बहुत खुश हो गया। उसे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि वो इंसान विंग की तरह बनना चाहता है। विंग लोगों की इंस्पिरेशन है, लोगों को मोटिवेट करता है कि बढ़ने के लिए। इससे बड़ी खुशी उसके लिए और कोई नहीं है। विंग फाइनली दोपहर होते ही निकल जाता है। उसे अब बात भी तो लेना है, तो वो चला गया अपने घर पर, जहाँ पर उसकी मॉम ऑब्वियसली आज संडे है तो घर पर थी। अदरवाइज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती रहती हैं, पर ज़्यादातर वो घर पर ही रहती हैं। वो एक हाउसवाइफ जो है, उनका नाम है मैडम यू, या कहें तो यू जियाओ। विंग के फादर जियांग फैमियान, विंग का पूरा नाम जियांग वी वुशियान है। वी नाम उसको अलग से मिला है एक टाइटल की वजह से, क्योंकि विंग कविताएं लिखने में बहुत अच्छा है, वो कविताएं बहुत अच्छी करता है, इसलिए सब लोगों ने प्यार से उसका नाम वी रख दिया। और वी ने अपना पूरा नाम में जियांग वुशियान में वी इंक्लूड कर लिया। उसे बड़ा पसंद है ये चीज़। खैर अभी विंग घर पर आया। घर पर आते ही वो देखता है उसकी मॉम सोफे पर बैठी हुई है। विंग जो उनको इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर अच्छे से शावर लेता है, अच्छे से ड्रेस्ड अप होता है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। एक संडे के दिन ही लगता है कि विंग एक ओमेगा है। वो अच्छे से रेडी होता है क्योंकि ये काम उसे पसंद है। वो तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को दिखाना है, किसी से वाहवाही लेनी है। वो इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होता है क्योंकि वो खुद को अच्छा महसूस कराना चाहता है। कि हम खुद के लिए कभी अच्छे से तैयार नहीं हो सकते। विंग खुद से हद से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो खुद को कभी दुख पहुंचने देना ही नहीं चाहता है। सो दैट्स वाई विंग जब बहुत अच्छे से मेकअप करता है, अच्छे से रेडी होता है, मतलब मेकअप इन द सेंस बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं करना, हल्का फुल्का जो उसे पसंद है नेचुरल ब्यूटी करने के बाद में नीचे आता है और बोलता है, पीछे से आकर अपनी मॉम को गले में हाथ डाल कर हक करता है, उनके चीक्स पर किस करते हुए बोलता है, मॉम खाने में क्या है। विंग की मदर विंग को हटा देती है, मतलब उसके हाथों को अपनी गर्दन से हटा देती है और थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, ब्रेकफास्ट तो तुमने बाहर ही किया है ना, अपने उन बस्ती वाले बच्चों के साथ में, मुझसे क्या मतलब है अब। तभी विंग कहता है, ओफो मॉम सीरियसली आप इतना गुस्सा मत हुआ करो, सीरियसली मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो ना, आपका विंग बहुत भूखा है, उसने सुबह बस ब्रेकफास्ट ही किया था और बस्ती में जाकर उसने बहुत लोगों के साथ में मस्ती की है, अभी उसे भूख लगी है ना मम्मा, प्लीज़ कुछ बनाओ ना। तभी विंग की मॉम विंग को देखती है और अपने मन में कहती है, कोई सच में इस विंग को कभी नहीं देख पाएगा जिस विंग को वो रोज़ हर रोज़ अपने सामने देख पाती हैं। एक मासूम सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, ऐसा लगता है कि अभी भी ये 5 साल का हुआ हो और कौन कह सकता है इसकी उम्र 30 साल है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये कुंवारा है क्योंकि इसे शादी से एलर्जी है। खैर विंग की मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं, बोलती हैं, ऑल राइट चलो मस्का लगाना बंद करो, तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें ये भी पता है कि मुझे मनाना कैसे है, शैतान बच्चा। विंग हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स माय मॉम इज़ बेस्ट। विंग हंसते हुए मैडम यू के पीछे पीछे चला जाता है। वो दोनों बैठ करके अब अपना लंच करते हैं। तभी विंग पूछता है, इस बार डैड कहाँ गए, संडे के दिन सुबह मुझे भाषण देने के बाद गायब,
मॉम, मुझे लग रहा है डैड का कहीं अफेयर चल रहा है। विंग की मदर विंग को घूर कर देखती हुई बोलती है, तुम बकवास करना अभी भी नहीं भूले ना? तुम्हें लगता है मार खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। शादी के लिए तो मैं नहीं मारती हूँ तुम्हें, लेकिन ये बकवास करने के लिए ज़रूर तुम्हें पिटाई कर दूँगी मैं। विंग कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मत करो, ऐसा मत करो, मैं तो बस यूँ ही बोल रहा था, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। विंग की मॉम बस हंसने लगती है। उसे पता है उसका ये शैतान सा बच्चा कितना ज़्यादा नौटंकीबाज है। उसकी मॉम डैड जब भी लड़ते हैं ना तो ये पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता है देखने के लिए, क्योंकि उसे पता है ये लोग 2 दिन में लड़ते ही रहेंगे, मतलब हर दिन लड़ते हैं कुछ समय के लिए और फिर बाद में दोबारा एक जैसे हो जाते हैं। इनका रिश्ता टॉम एंड जेरी की तरह है। वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो इसमें घुसने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है। इन दोनों के मैटर में कभी नहीं बोलता है। विंग और मैडम यू दोनों अपना लंच फिनिश करके बैठ गए थे टीवी देखने के लिए, जहाँ पर विंग जिसने अपना फेवरेट के ड्रामा लगा लिया, क्योंकि उसे कुछ कुछ चीज़ें पसंद है। ऐसा नहीं है कि अगर उसे ये ड्रामास देखना पसंद है तो वो ऐसा प्रिटेंड करे कि वो बिज़नेस की फील्ड में है तो उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। उसे जो पसंद है वो ये सब कुछ करेगा, पर टाइम निकाल कर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो उसे पसंद है वो अगर वही नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा है बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। विंग का सोचना बिल्कुल सही है। खैर, अभी दोनों बैठ करके माँ बेटा सीरियल देखते हैं अपना, और वो फिनिश करते करते मैडम यू की आंखों में तो आंसू आ गए थे, लेकिन विंग जो बिल्कुल नहीं रोया। मैडम यू ने कहा, तुम कितने हार्टलेस हो विंग, तुम्हें रोना नहीं आया? कितना इमोशनल सीन था ना, तुमने बताया भी नहीं। इस ड्रामा की सैड एंडिंग है, लास्ट में वो मर गया और वो अकेली रह गई। विंग कहता है, मॉम ये सैड एंडिंग नहीं है, ये फॉर एवर हैप्पी एंडिंग है। मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, कैसे? वो तो मर गया ना, तो फिर कैसे कैसे हैप्पी एंडिंग होगी, बताओ ज़रा। विंग कहता है, एक बात सुनो, सबको लगता है एक कहानी 2 लोगों के मिलने से शुरू होती है और पहली बार मिलने से, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो कहानी ख़त्म हो जाती है, पर मेरे हिसाब से कहानी 2 लोगों के मिलने से शुरू होती है और ख़त्म होती है बिछड़ने पर। तो इसलिए मेरे लिए तो ये फॉर एवर हैप्पी एंडिंग है। सोचो ना मॉम, वो मर गया, अब ये इस स्टोरी की जो कैरेक्टर है वो कैसे जिएगी? उसकी यादों में ना, तो वो फॉर एवर उसके साथ है। अगर वो ज़िंदा होता तो उसे दुख देता, परेशान करता, मरने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी अच्छी यादें ही इसकी लाइफ में रहेंगी और ये अपने आप से प्यार भी कर पाएगी, है ना? फॉर एवर हैप्पी एंडिंग। विंग की बातें सुनकर मैडम यू का सर चकराने लगा। इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। वो इसे बिठा करके ये ड्रामा से इसलिए दिखाती हैं ताकि इसके दिमाग में प्यार नाम की चिड़िया का एक क्या बोलते हैं अंश उमड़ जाए। कुछ तो आए भाई इसके दिल दिमाग में, जहन में, कि प्यार, शादी, इश्क, मोहब्बत या कोई रिश्ता या फिर दोस्ती से आगे की कोई बात नहीं। लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला। मैडम यू कहती हैं, तुम पढ़े रही, मैं जा रही हूँ अब, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विंग हंसते हुए अपने मन में कहता है, मेरे मॉम डैड के सारे पैतरे मैं अच्छे से समझता हूँ। कौन क्या करेगा, ये लोग मुझे कच्चा खिलाड़ी समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, मुझे करना है अभी, चलो मैं जाऊँगा, आज संडे है तो फ्रेंड्स से मिलने के लिए, लेट हो गया हूँ, जल्दी जाना होगा। अपनी वॉच में देखते हुए विंग ऐसा बोलता है और फिर अपनी बाइक उठा करके निकल जाता है घूमने के लिए। संडे के दिन वो बिल्कुल काम नहीं करता है, ऐसे ही घूमता रहता है। तो विंग चला गया था अपनी बाइक लेकर घूमने के लिए। विंग अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ भगा रहा था कि कुछ पूछो मत, लेकिन इसे पता है वो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं करेगा, और वही हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने दोस्त के पास में फाइनली पहुंच गया, जहां जाकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। ये दोस्त उससे उम्र में 12 साल बड़ा है, लेकिन हाँ, ये उसका सबसे फेवरेट दोस्त है, जो कि हमेशा लड़कों की तरह एक टॉम बॉय बन के रहता है। आई मीन अल्फाओं की तरह मस्कुलर है और बिल्कुल विंग की तरह है। इसलिए विंग को ये अपना ओमेगा दोस्त बहुत पसंद है। एटलीस्ट ये तो है जो उसे समझता है। विंग को देखते ही उसका दोस्त उसे आकर के गले लगा लेता है, जिसका नाम है जुन। जुन आकर विंग को गले लगाते हुए बोलता है, हे डूड, आई मिस्ड यू सो मच। कहाँ था इतने दिनों? आया नहीं पिछले हफ्ते? मैं तेरा वेट करके यहाँ से वापस लौट के गया हूँ, और जल्दी घर जाने की वजह से मुझे इतना सारा भाषण सुनना पड़ा ना, क्या बताऊँ। विंग ने कहा, क्या तेरे घर पे शादी की बात हुई? जुन कहता है, नहीं, और मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
यू नो वेल। लेकिन हाँ, अगर तू करे तो बात अलग है। विंग भी कहता है, अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ मेरे घर रिश्ता लेके आ जा, मेरा हाथ मांग ले, अंगूठी लेकर आना, प्रमोज कर दे, हम दोनों जा करके चर्च में शादी कर लेते हैं और फिर घर आकर के सबको बता देंगे। जुन कहता है, हाय तेरी ये मीठी मीठी बातें मेरे दिल में एकदम गड्ढा करते हुए चली जाती हैं। ऐसा लगता है तूने मेरे दिल को चीर करके 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। विंग कहता है, हाँ ये कौन सी रोमांटिक लाइन हुई अब भला। जुन कहता है, रोमांटिक नहीं है बेवकूफ़, क्योंकि तू मुझसे कभी शादी करेगा ही नहीं, मुझे पता है। क्यों नहीं करूँगा, तू प्रपोज तो मार के देख। जुन कहता है, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ओमेगास पसंद आ भी सकते हैं पर तुझे ओमेगा। विंग कहता है, क्यों नहीं आ सकता, तुझ में और मुझ में क्या ही अंतर है, हम दोनों तो सिमिलर हैं। अच्छा तो चल शादी करते हैं, चल अभी चल, आज ही चल, करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है। जुन उसके सर पर टपली मारते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया, चलो अब जल्दी, वरना मूवी निकल जाएगी मेरी और फिर देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, पकड़ तो ले। जुन कहता है, आय हाय बेबी, मैं तो तुझे पकड़ने के लिए बैठा हूँ, तू अंदर तो चल, तब मैं तुझे अच्छे से पकड़ूंगा। विंग हंसने लगता है और जुन भी हंसने लगता है। उनकी ये बेवकूफ़ों वाली बातें उन दोनों के बीच ही रहती हैं हमेशा। वो दोनों एक दूसरे के साथ में इतना ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं कि पूछो ही मत। और इन दोनों का इतना ज़्यादा फ्लर्ट करना किसी को समझ ही नहीं आता है कि दोनों बात किस बारे में कर रहे हैं। फाइनली वो दोनों पहुंच चुके थे अपनी अपनी सीट पर, जहाँ पर टिकट जुन ने पहले ही लेनी थी। वहाँ पर वो लोग मूवी देख रहे थे। मूवी थी साइंस की मूवी, साइंस फिक्शन, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को समझ आने वाली नहीं थी, पर दोनों को बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो दोनों ही उस मूवी को फिनिश करते हैं, बाहर आते हैं और देन विंग जुन को बाय करता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। एंड हाँ, मैं इस संडे नहीं आ पाऊँगा, अगले संडे आऊँगा। जुन कहता है, ऑल राइट, बाय बाय। उसने वजह भी नहीं पूछी, क्योंकि वो जानता है अगर विंग ने मना किया है तो कोई ना कोई वजह होगी, और अगर उसे बताना होता तो वो पहले ही बता देता। विंग छुपाने वाले इंसान में से तो बिल्कुल भी नहीं है। विंग अपनी बाइक उठाता है और अब चलने लगता है वापस। इस बार वो गाड़ी को स्पीड में भगाते हुए नहीं ले जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता से हवाओं को, वादियों को एंजॉय करते हुए जा रहा था। तो ठंडी ठंडी हवाएं उसके फेस को छू कर जा रही थी, उन्हें महसूस करते हुए जा रहा था। और उसने अपने ईयरफोन्स भी लगाए हुए थे, जिसकी वजह से उसे हॉर्न वगैरह ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहे थे। तभी विंग को झटका लगा। विंग अचानक से झटके से अपनी बाइक को रोक देता है, क्योंकि पीछे से किसी कार ने या बाइक ने या किसी चीज़ ने उसे टक्कर मार दी थी। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत ही लग्जूरियस लैम्बोर्गिनी इन डार्क रेड कलर वहाँ पर खड़ी हुई थी। विंग जो अपनी बाइक को साइड में रखता है और खड़ा होता है और बोलता है, हे स्टूपिड, तुम्हें दिखाई नहीं देता है इतनी बड़ी बाइक आगे चल रही है और तुम अपनी इस खटारा को मेरी इतनी ब्यूटीफुल सी बाइक पर कैसे चढ़ा सकते हो? तुमने उसका सत्यानाश कर दिया है, मुझे उसे रिपेयर करके देना अब तुम, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सोच लेना। कार के अंदर से ड्राइवर निकल के आता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं बहुत जल्दी में था, मुझे मेरे मास्टर को हॉस्पिटल लेके जाना है, वो बहुत सारा ड्रग्ड है इसलिए। विंग तुरंत थोड़ा शांत हो गया। उसने कहा, ओह कौन है तुम्हारे मास्टर? तुम जल्दी में हो तो जाओ, मुझसे झगड़ा मत करो, जाओ। वो ड्राइवर कहता है, शायद मैं नहीं जा पाऊँगा, एक्चुअली कार में पेट्रोल ही नहीं है। विंग कहता है, व्हाट? हाँ, तुम इस कार को उठा गए क्यों लेके आए खटारा को? तभी वो ड्राइवर कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस ड्राइवर के हाथ पैर भी फूलने लगे थे। विंग कहता है, कितने लोग हैं कार में? ड्राइवर कहता है, बस एक ही, मेरे मास्टर। विंग कहता है, ऑल राइट, अपने मास्टर को मेरे पीछे बिठाओ मेरी गाड़ी पर और मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वो ड्राइवर तुरंत झुक करके वो करता है, बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे मास्टर की जान बचा ली आज। विंग कहता है, अभी बची नहीं है, पहुँच कर देखेंगे, लेकर आओ उसे जल्दी से। विंग अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। इतने में वो ड्राइवर अपने उस इंसान को, जो इधर उधर लुढ़कता फिर रहा था, जैसे सच में बहुत ज़्यादा ड्रग्स दिए गए हैं ऐसा लग रहा था, देख कर ही बता सकता है विंग। लेकिन विंग उस इंसान का चेहरा देख कर शॉक था, क्योंकि ये इंसान पूरे चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये एक सेलिब्रिटी है। सीरियसली, उसके हाथ आया भी तो कौन? सेलिब्रिटी। वाओ, व्हाट अ फन। खैर, विंग
उस सेलिब्रिटी को अपने पीछे बिठाता है और ड्राइवर उसके पीछे बैठता है सेलिब्रिटी के पीछे और उसे पकड़ लेता है। सेलिब्रिटी के हाथों को विंग अपने कमर पे दोनों तरफ से बांध लेता है और अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से भगाता है। सारे जगह से एकदम तेज़ी से कार चलाते हुए बाइक चलाते हुए वो पहुंच गया था हॉस्पिटल। वहां जाकर विंग ने फाइनली मदद की उस स्ट्रेंजर की, जिसे बस वो कभी कभी न्यूज़ में ही देख पाता है, कुछ मैगजीन्स में और अखबारों में। वहीं पर वो सुर्खियों में छाया रहता है। इसके अलावा इससे वो कभी भी पर्सनली नहीं मिला है। इस स्ट्रेंजर की मदद कर करके विंग उसे पहुंचा देता है रूम में जहां पर उसका इलाज होना है। वहां पहुंचा करके विंग जो उस ड्राइवर से कहता है, तुम इसके साथ हो और तुम इसे जानते भी हो और मैं इसे नहीं जानता हूँ और मैं किसी पुलिस के चक्कर में पड़ने वालों में से नहीं हूँ। सो मैं जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। वो ड्राइवर कहता है, नहीं 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 सर, आप प्लीज़ मत जाइए, आप प्लीज़ मत जाइए, मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है। प्रोसेस क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता है, ऊपर से मेरा बोलना भी ख़राब है, मैं कैसे जाके डॉक्टर से बात करूँगा। सर प्लीज़ आप मत जाइए, मेरे मास्टर का इलाज होने तक रुक जाइए ना, फिर चले जाइएगा, मैं आपको खुद घर तक छुड़वा दूँगा। विंग अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए उस स्ट्रेंजर की तरफ देखता है जो कि एक सेलिब्रिटी है। उसकी तरफ देखकर विंग बस एक बार अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस छोड़ता है, बोलता है, फाइन, ठीक है, क्या प्रोसेस है। अब जा करके विंग उस स्ट्रेंजर की मदद करने लगता है। जब वो फॉर्म भर रहा था तब पेशेंट का नाम पूछा जाता है। विंग ने इसका चेहरा तो कई बार मैगजीन्स में देखा है, लेकिन इसका नाम उसे नहीं पता है। तो वो ड्राइवर की तरफ मुड़ता है। ड्राइवर कहता है, लांसचन। तभी वो रिसेप्शनिस्ट नाम लिख देती है और कहती है, ओके सर, ये कंफर्म है, आप जा सकते हैं और अपने पेशेंट का इलाज करवा सकते हैं। विंग जो तुरंत वहाँ से जाता है, उस लांसचन नाम के सेलिब्रिटी का वो इलाज करवाता है और जब तक वो होश में नहीं आ जाता तब तक वहीं पर रुका रहता है। उस स्ट्रेंजर को होश में आने में बहुत लंबा टाइम लगा था। उसके अंदर से ड्रग्स को अलग तरीके से निकाला जा रहा था, अलग मेथड से, जो विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। कैसे समझ में आएंगे। खैर, वो स्ट्रेंजर दूसरे सुबह उठा था जब तक विंग वहीं पर बेंच पर हॉस्पिटल में बैठे बैठे सो गया था और उस चक्कर में वो अपने घर पर कॉल करना भी भूल गया। उसके फैमिली से काफ़ी सारे कॉल आए थे उसके लिए क्योंकि सब लोग डर गए थे। विंग फाइनली जागता है सुबह के 8:30 बजे और वो उठकर आँखें भरता है और देन उस स्ट्रेंजर की तरफ देखता है जो कि दोनों एक ही रूम में थे ना। विंग उसके पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या ये फाइन है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ वो ठीक है, उनको 2 बार होश भी आ चुका है और अभी वो रेस्ट में है, अभी जागे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। विंग उस स्ट्रेंजर की तरफ देखता है तो देख पाता है कि उसकी आँखें अभी खुली हुई हैं और वो अपनी शाइनिंग आइज से विंग को ही देख रहा है। विंग कहता है, सो आर यू फाइन। वो पेशेंट कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। विंग कहता है, ऑल राइट, सो आई गेस अब मुझे जानना चाहिए, तुम होश में आ चुके हो और तुम अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हो, सो आई गेस आई मस्ट लीव। लांसचन बोलते हैं, 1 मिनट, तुम्हारा नाम क्या है। विंग हल्का सा पीछे मुड़ता है, बोलता है, नाम कुछ भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस हाँ मुझे अपने दिल में उतार मत लेना क्योंकि मैं पहले से किसी और का हूँ, अपने ज़िंदगी तन मन धन किसी और के नाम कर चुका हूँ, तो तुमसे मेरा कोई और रिश्ता जुड़ नहीं सकता, इसलिए अपने मन से मेरे बारे में जो भी ख्याल आए उसे निकाल देना। विंग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब भी वो किसी स्ट्रेंजर की मदद करता था वो लोग उसके घर रिश्ता लेकर आ जाया करते थे और विंग ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसने पहले ही एक मनगढ़ंत बात कह दी क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन बोलने में कैसा आता है। लांसचन नोट करते हैं, बोलते हैं, मैं ध्यान रखूँगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अनजान लड़के। विंग कहता है, हाँ अनजान लड़का, सीरियसली, ऑल राइट, आई मस्ट लीव। विंग ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला गया। लांसचन विंग को जाते हुए देख रहे थे। उनके दिमाग में कुछ तो भयानक आइडिया आया था। ये लड़का उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगा है, ऐसे इंसान से वो पहली बार मिले हैं पर खैर ये लड़का है बहुत इंटरेस्टिंग। लांसचन उस डॉक्टर से पूछते हैं, इसने फॉर्म भरा था मेरा। डॉक्टर कहता है, जी मिस्टर लान, मिस्टर वी ने ही आपका फॉर्म भरा था। मिस्टर वी, आप जानते हैं इस लड़के को। डॉक्टर कहता है, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं, हर एक कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है,
लान कंपनी में भी इनका इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ी मात्रा में, आपको नहीं पता? लान ज़ेजन सोचने लगता है, वी जियांग वुशियान इन्वेस्टर तो है, पर कभी भी किसी भी मीटिंग में इसने कदम नहीं रखा। क्यों? अपना डिसीजन अपने सेक्रेटरी के हाथों भिजवाता है। इंटरेस्टिंग। लान ज़ेजन अपने मन में ही बोलता है। हेलो एवरीवन, तो यहीं पर आज का हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपको बहुत सा धमाका, धमाल, मस्ती, मजाक मिलेगा। एंड पहला जो मेरा स्टोरी चल रहा है उसमें आप लोगों को जो दुख, गम, पेन हो रहा है, आई होप ये वाला स्टोरी आपको थोड़ा सा दुख, दर्द, पेन थोड़ा कम कर सके, आपको हंसा सके, मुस्कान ला सके आपके फेस पर और आप लोग मज़े कर सको। खैर, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।